हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग टालकट पार्सन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग टालकट पार्सन्स के जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक प्रणाली की अवधारणा ये पूरा एक चैप्टर ही है, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आखिर में सामाजिक प्रणाली अर्थात सोशल सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा है। सोशल सिस्टम आखिर में क्या है, इसको जब हम लोगों ने समझ लिया है कि सोशल सिस्टम के बारे में जो पार्सन से पहले की विचारधारा थी, आखिर में उसमें किस रूप में देखा जा रहा था, किसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, अभी हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में पार्सन्स का दृष्टिकोण इसके प्रति क्या रहा है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी आप लोगों को लगेगा। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं पार्सन से संबंधित जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करते होंगे, तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सामाजिक प्रणाली के प्रति पार्सन्स का जो दृष्टिकोण है वो समन्वयात्मक है। अर्थात ये जो तीनों विचारधाराएं हमको दिखी थी, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए, उन सभी का समन्वय अर्थात एक साथ लेके सब में क्या कुछ खास है इसको लेके और पार्सन्स अपना खुद का दृष्टिकोण बनाते हैं सामाजिक प्रणाली के प्रति। उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण का निर्माण सामाजिक क्रिया अर्थात सोशल एक्शन के सिद्धांत के रूप में किया है। तो जो इन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित किया था, ये किसके परिप्रेक्ष्य में किया था, तो ये सोशल एक्शन अर्थात लोग किस तरीके से एक्शन करते हैं, समाज में रहते हुए किस प्रकार से सोशल एक्शन होता है, इसी के सिद्धांत के रूप में इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था, जो सामाजिक प्रणाली का मूल तत्व है। तो अगर की फैक्ट्स देखें हम कि आखिर में क्या है इसका, तो ये है सोशल एक्शन। पार्सन्स के अनुसार क्रिया की अवधारणा का जन्म मनुष्यों के व्यवहार से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आखिर में ये समझ लेते हैं सोशल एक्शन में आखिर में एक्शन क्या होता है, एक्शन किसे कहते हैं। पहले क्रिया समझेंगे, फिर सामाजिक क्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी। तो पार्सन्स ने कहा है कि क्रिया की जो अवधारणा है वो इसका जन्म मनुष्यों के व्यवहार से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का जन्म हुआ, फिर मनुष्य की अपनी क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। एक जीवधारी प्राणी के रूप में मनुष्य बाह्य जगत के साथ और अपने भीतरी मन के साथ अंतःक्रिया करते हैं। आप लोग ऐसा देखेंगे कि हम किसी के साथ बैठे रहते हैं तो कुछ बातचीत करते हैं, कभी शांत भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, हम अंदर मन ही मन में पता नहीं क्या क्या बातें मतलब करते रहते हैं और बहुत सारे ख्याल आते हैं, या कोई अगर सीन याद आ गया तो वो सारा इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। माइंड जो है वो बिल्कुल चलता रहता है, कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि शांत रहता है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने कहा है कि एक जीवधारी प्राणी के रूप में मनुष्य जो है वो बाह्य जगत के साथ तो अंतःक्रिया करता ही करता है, अपने भीतरी मन के साथ भी अंतःक्रिया करता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब मैक्स वेबर की बात यदि करें, मैक्स वेबर से ये ज़्यादा प्रभावित थे। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात की है, उन्होंने अंतःक्रिया की, सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार से होती है इसकी बात इन्होंने की है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये बाह्य जगत के साथ साथ भीतरी मन में जो अंतःक्रिया होती है इसकी बात भी ये करते हैं। ये व्यवहार में आगे दी हुई 4 परिस्थितियों में क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो व्यवहार होते हैं, किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो भी है हमारा कार्य करने का जो तरीका है वही हमारा व्यवहार है। तो जो भी हमारा व्यवहार होता है, इन्होंने कहा है कि 4 परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो ये क्रिया का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि इसका प्रयोजन किसी लक्ष्य या प्रत्याशित परिणाम को प्राप्त करना होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे, जो कि इग्नू की बुक में ही ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल से जब हम लोग समझेंगे तो बहुत ही क्लियरली आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में ये 4 पॉइंट्स कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि एक महिला है, वो मंदिर उनको जाना है, कहीं दूर थोड़ी दूरी पे उनको मंदिर जाना है कार से पूजा करने के लिए। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक महिला को कार से
बाय रोड मंदिर पूजा करने के लिए जाना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला पॉइंट इसमें, ये एक क्रिया है, उनको कोई कार्य करना है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, इससे हम लोग कोरिलेट करेंगे कि इसका प्रयोजन किसी लक्ष्य या किसी प्रत्याशित परिणाम को प्राप्त करना होता है। तो वहाँ पे महिला का लक्ष्य क्या है? मंदिर जाके पूजा करना है। पहला लक्ष्य यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो कोरिलेट होता है। यह किसी विशेष स्थिति में घटित होती है। तो हम देखेंगे कि आखिर में महिला जो है वो पूजा करने की उसके अंदर मनोभाव है कि मुझे पूजा करने जाना है, और कैसे जाना है ये सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं कि हमें किस टाइम पे तैयार होना है, कैसे हमको क्या करना है, और कब हमको घर से निकलना है, कार ड्राइव करना है, रोड पे जाना है, फिर हमें मंदिर तक पहुंचना है, वहां पूजा करना है। तो ये सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं। तो यह किसी विशेष स्थिति में घटित होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित होती है। तो ऐसा नहीं है कि अब इसका तीसरा पॉइंट हम लोग कोरिलेट करते हैं। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, कभी आप लोगों के माइंड से नहीं उतरेगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित होती है। इसका अर्थ यह है कि महिला को पूजा करने जाना है मंदिर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब बाई कार जा रही है तो वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ के जाएगी या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा, जैसे मन किया वैसे कार चलाया और मंदिर पहुंच गए। ऐसा वो नहीं कर सकती है। उसको जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, जो भी रास्ते में पड़ेंगे, वो उनको मानना ही मानना है। भले अगर मान लेते हैं कि मंदिर 11 बजे बंद हो जाएगा, तो क्या वो महिला सारे रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हुए 11 से पहले पहुंचने की कोशिश करेगी? ऐसा नहीं होगा। वो जो भी रास्ते में उसको जो भी मानदंड दिखेंगे या जो भी उससे संबंधित कुछ मूल्य हैं, समाज से संबंधित मूल्य जैसे हैं, तो उससे वो कंट्रोल होता है बिहेवियर। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कि महिला जो है इस सारी जो जैसे ट्रैफिक रूल्स है या बाकी कोई रोड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस सारी चीज़ों को, या फिर हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी है उसको कंट्रोल करते हुए, हमें स्टीयरिंग, गियर, क्लच, ब्रेक सब कुछ देखते हुए, कंट्रोल करते हुए, इन सारी चीज़ों के साथ वो फाइनली मंदिर पहुंचती है। मंदिर में भी आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट सिर्फ हम जाके पूजा कर रहे हैं ऐसा बिहेव नहीं करेगी। उसके पीछे भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमावली होती है कि हमें पूजा करने के लिए इसी प्रकार से करना है। जैसे कि वो प्रसाद लेगी, फिर क्यू में लगेगी, दर्शन करेगी, फिर जाके पूरा पूजा का जो भी प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा और फिर वो दर्शन करके कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात क्रिया की नहीं हो रही है, यहाँ बात व्यवहार की हो रही है कि एक व्यवहार जब ये 4 परिस्थितियों से गुजरता है तो क्रिया का रूप धारण कर लेता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला तो कि लक्ष्य होता है, व्यवहार हम करते हैं जो भी, उसमें पहला लक्ष्य होता है, किसी विशेष स्थिति में घटित होता है, ये समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित होती है, और इसके लिए ऊर्जा अथवा अभिप्रेरणा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि महिला बीमार है या वो जाने की कंडीशन में नहीं है, तो वो चाहते हुए भी कि मुझे मंदिर जाना है दर्शन करने, वो नहीं जा सकती है। तो वहाँ पे हमें एक एनर्जी की ज़रूरत है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, अर्थात मोटिवेशन की ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती सोचे कि हमको जाना है दर्शन करने, या कोई ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहा है कि नहीं नहीं चलो दर्शन करने, तो नहीं होता है। उसके अंदर का खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे मंदिर जाना है भगवान का दर्शन करने के लिए, और प्रयत्न की अपेक्षा की जाती है। तो जब तक वो प्रयास नहीं करेगी तब तक वो मंदिर तक पहुँचेगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल कि एक महिला एक कार से मंदिर को दर्शन करने जाना है, सिर्फ इस उसकी जो रूटीन है या बिहेवियर है या इसको किस प्रकार से ये सारे को मिला के एक क्रिया का रूप फॉर्म होता है, ये टालकट पार्सन समझाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि जो मानव व्यवहार है
आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिए, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है कि मनुष्य जब बाह्य जगत में आता है एक जीवधारी के रूप में, तो वो कुछ न कुछ उसके अंदर व्यवहार निहित होता है, वो कुछ करता है। लेकिन जब यही व्यवहार इन चारों परिस्थितियों से गुजरता है तो वो क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभी उम्मीद है कि यहाँ पे अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो ये क्रियान्मुक्ता है, अर्थात कार्य करने का जो ये तरीका है, प्रोसेस है, इसकी स्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्रियान्मुक्ता की स्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता और दूसरी होती है मूल्यपरक उन्मुक्ता। ये एक एक आप लोगों को की पॉइंट्स मिल रहा है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। हम नहीं किए हैं यहाँ पे, सॉरी आप लोग, लेकिन ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि दो प्रकार की उन्मुक्ता दो प्रकार की उन्मुक्ता की बात कौन करते हैं? टालकट पार्सन्स करते हैं। वो उन दोनों कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता और मूल्यपरक उन्मुक्ता। इसको इंग्लिश में मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और वैल्यूएबल जो या वैल्यू ओरिएंटेशन कहते हैं। अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता उस स्थिति की ओर संकेत करती है जिसमें आवश्यकताओं, बाह्य उपस्थिति और योजनाओं की परिप्रेक्ष्य में क्रिया होती है। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि ये तो भारी भरकम से शब्द हैं, आखिर में अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता क्या होती है और मूल्यपरक उन्मुक्ता क्या होती है। तो इसको हम लोग बहुत ही ईजिली एग्जाम्पल से समझेंगे, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर में अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता क्या होती है और मूल्यपरक उन्मुक्ता क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता जो होती है वो उस स्थिति की ओर संकेत करती है जिसमें हमें आवश्यकता महसूस होती है उसे करने की, बाह्य उपस्थिति और योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्रिया होती है, अर्थात हम प्लान तरीके से करते हैं। जो अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ता होती है उसमें जो भी क्रिया होती है वो प्लान तरीके से होती है। उन्मुक्ता का दूसरा रूप मूल्यपरक उन्मुक्ता है, जो मूल्यों, सौंदर्य बोध, नैतिकता और चिंतन के मानकों पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मूल्यपरक बात ही हो रही है, मूल्यपरक की वैल्यू की बात हो रही है, तो ये मूल्यों से संबंधित होगा, नैतिकता से संबंधित होगा, एक अट्रैक्शन हो, उनको लगाव सा दिखता है, सौंदर्य बोध होता है, चिंतन के मानकों पे ये आधारित होती है। पार्सन्स के अनुसार कोई क्रिया के इस सामूहिक योग से प्रणालियों का निर्माण होता है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी क्रिया हो, इसके जो ये दोनों भाग हमें दिखते हैं, इनके सामूहिक योग से ही किसी भी सिस्टम का निर्माण होता है। क्रिया की इन प्रणालियों को 3 तरह से संगठित किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ये क्रिया की प्रणालियाँ हैं, सिस्टम्स हैं, आप लोग देख सकते हैं सामाजिक प्रणाली की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्रिया की प्रणालियों की बात अगर आप लोग समझ लिए तो सामाजिक क्रिया की प्रणालियाँ क्या हैं वो समझ में आ जाएगा। तो क्रिया की प्रणालियों को 3 तरह से संगठित किया जा सकता है। पार्सन्स के अनुसार ये प्रणालियाँ हैं व्यक्तित्व प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। मैं लेकिन चूँकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे वो हो जाता है कि मैं हाईलाइट नहीं कर पाती हूँ, तो उसको मैं जहाँ बोलती हूँ एटलीस्ट वहाँ पे हाईलाइट कर लिया करिए आप लोग। तो एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि पार्सन्स के द्वारा जो फंक्शन का या एक्शन का, फंक्शन नहीं, एक्शन का जो 3 बताया गया है सिस्टम, वो कौन कौन सा है? तो पर्सनालिटी सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है और सोशल सिस्टम है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं और इसको आप लोग देखेंगे तो हम लोग CSP के नाम से भी याद रखते हैं, या आप लोग किसी तरीके से आप लोग PCS के नाम से याद रख सकते हैं, वो भी चलेगा। पर्सनालिटी है, कल्चरल है और सोशल सिस्टम है। तो आप लोग ये ज़्यादा इजी है, PCS के नाम से याद रखिए, क्योंकि PCS एक एग्ज़ाम भी होता है तो आप लोगों को इसलिए याद रहेगा। तो ये आप लोगों को 3 प्रणालियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। व्यक्तित्व प्रणाली की बात करें तो व्यक्तित्व प्रणाली मानव के व्यक्तित्व के उन पहलुओं के बारे में बताती है जो व्यक्ति की सामाजिक क्रिया पद्धति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व की बात होती है। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रणाली में जो वास्तविक विश्वास, मूल्य की मूर्त व्यवस्था है, संप्रेषण के प्रतीकात्मक साधन है,
ये सभी शामिल होते हैं। तो चूंकि बात सांस्कृतिक प्रणाली की हो रही है तो इसमें मूल्यों की बात होगी, विश्वास की बात होगी, ये आप सभी को पता है। सामाजिक प्रणाली में बात करें तो इसमें व्यक्तियों और इनसे बनने वाले संगठनों के बीच अंतःक्रिया के रूपों और तरीकों की ओर संकेत किया जाता है। क्योंकि सामाजिक प्रणाली की बात आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को मेन पॉइंट जो मिल गया है सामाजिक प्रणाली, तो इसमें आखिर में क्या होता है, व्यक्तियों और इनसे बनने वाले संगठनों के बीच अंतःक्रिया के रूप और तरीके कौन कौन से होते हैं उसको देखा जाता है। पार्सन्स के अनुसार किसी सामाजिक प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं पाए जाते हैं। पहला है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है। तो ये आप सभी को पता है कि सामाजिक प्रणाली जो है इसमें दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होगी। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया ही इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जो है यही इसका की पॉइंट है। अंतःक्रिया ऐसी स्थिति में होता है जिसमें किसी अन्य पात्र या व्यक्ति की अपेक्षा होती है। इन व्यक्तियों में संवेगों और मूल्यों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होती है तथा इनके द्वारा वे अपने लक्ष्यों और क्रिया के साधनों को प्राप्त करते हैं। तो अंतःक्रिया ऐसी स्थिति होती है जिसमें कई सारे जैसे व्यक्ति हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि लोगों का आपस में जो है वो अंतःक्रिया हो, उनके आपस में कुछ संवेग हो, मूल्य हो, जिसके बारे में वो लोग डिसाइड कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है तथा इसी से संबंधित उनके लक्ष्य और क्रिया के कुछ साधन भी निहित होते हैं। सामाजिक प्रणाली में सामूहिक लक्ष्योन्मुखता होती है या समान मूल्य होते हैं और मानदंडों तथा संज्ञानात्मक अर्थों में अपेक्षाओं पर सर्वसम्मति होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली जो होती है इसमें सामूहिक लक्ष्योन्मुखता पाई जाती है, अर्थात सामूहिकता का गुण पाया जाता है। किसी भी एक लक्ष्य के लिए पूरा समूह जो होता है वो तत्पर होता है या अग्रसर होता है। सभी के लिए समान मूल्य होते हैं और कोई भी जो समाज का मानदंड है, नियम है, रीति है, कानून है तथा संज्ञानात्मक अर्थों में अपेक्षाओं पर सर्वसम्मति होती है, सबकी सहमति होती है, तभी वो सामाजिक प्रणाली कहलाएगी। सामाजिक प्रणाली के संगठन की आधारभूत इकाई आखिर में क्या होती है? बात जब सामाजिक प्रणाली की चल रही है तो आखिर में इसके संगठन की आधारभूत इकाई कौन सी है इसको हम लोग समझेंगे। सामाजिक प्रणाली में क्रिया के संगठन की एक प्रणाली है जिसे भूमिका कहते हैं। तो यहाँ पे भूमिका की बात टालकट पार्सन्स ने की है। यह सामाजिक प्रणाली की आधारभूत अवधारणात्मक इकाई है और इसमें एकल व्यक्ति के समग्र क्रियाकलापों की व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। भूमिका जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं एक बहू के रोल में हूँ तो मेरी एक भूमिका है बहू से संबंधित और ये एकल व्यक्ति अर्थात ये भूमिका जो है वो सिर्फ मुझसे संबंधित है, ना कि किसी और से संबंधित है। तो एकल व्यक्ति के समग्र क्रियाकलापों की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित होती है। यह उस एकल व्यक्ति की क्रिया प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच विभाजक बिंदु भी है। तो जो रोल होता है यहाँ पे आप लोग समझिए कि ये चूँकि व्यक्ति की उसकी अपनी खुद की पर्सनल जो क्रिया प्रणाली है और जो सामाजिक प्रणाली है, जैसे कि अगर हम मान लें कि इधर में हमारा क्रियात्मक सामाजिक प्रणाली है और इधर में हमारा जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्रिया प्रणाली है और यहाँ पे हमारा सामाजिक प्रणाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अगर हमारा एक लाइन देखें तो यहीं पे हमारा जो है भूमिका की अवधारणा दिखती है, जो कि क्रिया प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के एक विभाजक बिंदु के रूप में कार्य करती है। पार्सन्स के अनुसार भूमिका का मुख्य तत्व भूमिका की अपेक्षा है, अर्थात रोल एक्सपेक्टेशन है। तो भूमिका का जो मुख्य तत्व है वो क्या है कि आखिर में भूमिका कैसे निभानी है, रोल एक्सपेक्टेशन। जैसे एक बहू की भूमिका एक बहू की तरह निभाई जाती है, एक पिता की भूमिका पिता की तरह निभाई जाती है, एक बच्चे की भूमिका बच्चे की तरह निभाई जाती है। तो इसकी एक एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है कि ऐसे ही इसको निभाना है।
इसमें एक पात्र दूसरे व्यक्ति के बीच परस्परता की भी अपेक्षा होती है और यह श्रेणीबद्ध अभिप्रेरणात्मक और मूल्यपरक उन्मुखताओं से नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि इसमें एक पात्र जो होता है वो दूसरे पात्र या दूसरे व्यक्ति के बीच में परस्परता की अपेक्षा होती है कि दोनों एक दूसरे से परस्पर विचारों का आदान प्रदान या अंतःक्रिया करें और यह एक श्रेणीबद्ध अभिप्रेरणात्मक अर्थात मोटिवेशनल और मूल्यपरक अर्थात वैल्यू ओरिएंटेड जो होता है इससे कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता क्या होती है। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता इसको हम लोग मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कहते हैं और पार्सन्स ने अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता के 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला है बोधपरक, दूसरा है भावप्रवण और तीसरा है मूल्यांकन परक उन्मुखता। यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट लगा देती हूँ, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। कॉग्निटिव, कैथेटिक और इवैल्यूएटिव, ये सब आप लोगों को वर्ड मिलते हैं। जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक आप लोग पढ़ेंगे तो ये बुक में आप लोगों को की पॉइंट मिलते हैं कि आखिर में ये पार्सन्स का की टर्म है, लेकिन आखिर में ये क्या है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि जो बोधपरक उन्मुखता होता है इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को अपने वातावरण को और वस्तु को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानसिक वस्तु के रूप में देखने में सहायता करती है। तो जो बोधपरक अर्थात कॉग्निटिव, हम बहुत ही उसके बारे में जांच परख करके और तब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो बोधपरक जो उन्मुखता होती है व्यक्तियों को अपने वातावरण को और वस्तु को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कि हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इसके अनुसार मानसिक वस्तु के रूप में देखने में सहायता करती है। उनका अपने प्रेक्षण की विषय वस्तु की वस्तुनिष्ठता को समझने में का प्रयास होता है। भावप्रवण क्या होता है, तो भावप्रवण उन्मुखता में पात्रों की अपनी विषय वस्तु के प्रति भावप्रवण अभिवृत्ति होती है, अर्थात भावनाओं का उसमें समावेश देखने को मिलता है। तीसरा है मूल्यांकन परक उन्मुखता, तो इन उन्मुखता में पात्रों को सर्वाधिक सक्षमता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयासों को संगठन करने में मदद मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, तो हम लोग पहले मूल्य परक उन्मुखता को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक इग्नू में ही इमेज दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे और इस एग्जाम्पल से शायद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता और मूल्य परक उन्मुखता में क्या अंतर है। यहाँ पे अभिप्रेरणात्मक दृष्टिकोण की बात की गई है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये महिला कह रही है कि यह सब्जी तो बिल्कुल ताज़ी और सस्ते दाम की है। यहाँ पे एक से ये सब्जी की दुकान पे है और इसने बताया कि यह सब्जी तो बिल्कुल ताज़ी और सस्ते दाम की है। ये बोधपरक दृष्टिकोण है, अर्थात वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है तर्क पे कि ये सब्जी ताज़ी भी है और सस्ती भी है। दूसरा वहीं पे आप लोग देख सकते हैं, परंतु मुझे इस सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। भले वो सब्जी थोड़ी स्टेल है, मतलब बासी है, ये कह सकते हैं कि 1-2 दिन पहले का तोड़ा हुआ है, लेकिन उसको खाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। भले ताज़ी वाली सब्जी है लेकिन मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा भावप्रवण दृष्टिकोण हो गया कि हमें खाना क्या पसंद है, हमें कौन सी सब्जी पसंद है, ये भावप्रवण में आ गया, चाहे वो फ्रेश है या नहीं है। तीसरा अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे महिला सोच रही है कि यह सब्जी तो ताज़ी भी है और सस्ती भी है और मुझे खाने में भी पसंद है, तो क्यों ना यही सब्जी जो है वो 1 केजी खरीद लें। तो ये जो है ये मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बोधपरक दृष्टिकोण, भावप्रवण दृष्टिकोण और मूल्यांकनात्मक जो दृष्टिकोण है ये आप लोगों तीनों है जो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे हमने सिर्फ तर्क के बेस पे देख लिया कि ये अच्छा है, तो ये हमारा बोधपरक है क्योंकि हम ज्ञान के आधार पे कर रहे हैं। लेकिन अगर भावनाओं की बात जहाँ आ गई कि नहीं मुझे ये पसंद है, तो फिर वहाँ पे भावप्रवण हो जाता है। और जहाँ पे भावप्रवण और बोधपरक अगर दोनों को मिला के हम देख लें कि बेस्ट सोल्यूशन क्या निकलता है, तो यही मूल्यांकन, अर्थात हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन परक दृष्टिकोण होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे कि मूल्य परक उन्मुखता क्या होती है। मूल्य परक उन्मुखता के 3 भाग हैं, बोधपरक, विवेचनात्मक और
मोरल अर्थात नैतिक। ये तीनों भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीनों एग्जाम में यही सब पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूल्यपरक उन्मुखता में जो 3 भाग हैं वो कॉग्निटिव दोनों में है, विवेचनात्मक है अर्थात एप्रिसिएटिव, जिसे हम एप्रिसिएट करते हैं कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, और नैतिक इसमें मोरलिटी की बात आती है। तो जहाँ मूल्यों की बात है वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मूल्यों को हम बढ़ावा देते हैं, एप्रिसिएट करते हैं, वहाँ पे मोरलिटी की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, और बोधपरक तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये तीनों क्या होते हैं। बोधपरक उन्मुखता का संबंध निर्णय की वैधता से है, तो ये आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है। अब विवेचनात्मक उन्मुखता क्या होती है, इसको हम लोग फटाफट समझते हैं। इससे पात्रों के लिए यह संभव हो जाता है कि वे वस्तुओं के प्रति संवेगात्मक अनुक्रिया, इसकी उपयुक्तता या संगति के बारे में निर्णय ले सकें, अर्थात उसको हम कितना अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। नैतिक उन्मुखता जो होती है यह वस्तुओं के प्रति पात्र या व्यक्ति के मूल्य प्रतिबद्धता बताती है। तो यहाँ पे मूल्यों की बात आ जाती है कि जहाँ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं वहाँ हमारी नैतिक उन्मुखता हो जाएगी कि हमारी जिम्मेदारी है। पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के 2 स्तर हैं, जो भूमिका और भूमिका अपेक्षाओं के व्यवहार परक और सांस्कृतिक पहलुओं को निर्धारित करते हैं। सामाजिक प्रणाली की में भूमिका अपेक्षाएं जो होती हैं वो मूल्यांकन के विन्यास का काम करती हैं। तो जो भूमिका अपेक्षाएं होती हैं वो किस प्रकार से मूल्यांकन करना है सामाजिक प्रणाली में, उसका काम करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में किसी भूमिका को अदा करता है उसके 2 तरह की क्षमता होती है, क्योंकि भूमिका का यह अभिप्राय है कि व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ परस्पर क्रिया होती है, तभी तो भूमिका हम निभा पाएंगे। एक अकेले कोई कैसे, अब बहू है तो बहू का रोल जो है वो सास ससुर के साथ निभती है। तो पार्सन्स के अनुसार इससे भूमिका 2 प्रकारों में विभाजित हो जाती है। पहली जो होती है वो उन्मुखता की भूमिका है, जहाँ पात्र अहम के रूप में दूसरे पात्र के साथ वस्तुओं की तरह अंतःक्रिया करता है, अर्थात ये जो उन्मुखता होती है पहली वाली उन्मुखता, इसमें हम देखेंगे कि हमारा खुद का अस्तित्व दिखाई देता है और हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दूसरों को, दूसरे पात्रों को या व्यक्तियों को वस्तुओं की तरह मानते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। वहीं पे दूसरी वस्तु की भूमिका है, अर्थात जहाँ पात्र जो अर्थात हम दूसरे व्यक्ति के विन्यास की वस्तु होता है, अर्थात वहाँ पे वो हमारे सजीव के रूप में एक अंतःक्रिया कर रहा है और मैं जस्ट अपना काम कर रही हूँ, मुझे करना ही करना है। तो ये जो होता है ये मूल्यों में आता है, क्योंकि मूल्यों की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे मूल्य हावी होते हैं, ना कि हमारे खुद के विचार। वहीं पे अभिप्रेरणात्मक की बात करें तो वहाँ पे हम हावी होते हैं, स्वयं अहम अपना खुद का हावी होता है, ना कि बाकी के विचार। अब यहाँ पे सामाजिक प्रणाली में भूमिकाओं का संस्थागत होना हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फटाफट समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेक्चर लंबा हो गया है। सामाजिक प्रणाली में भूमिकाओं का संस्थागत होना, आखिर में सामाजिक प्रणाली में जो भूमिकाएं हैं वो किस प्रकार से संस्थागत हो जाती हैं, अर्थात किस प्रकार से वो एक रूल्स रेगुलेशन के कंट्रोल में आके और फॉर्म हो जाती हैं। तो भूमिकाओं के संस्थागत होने का अर्थ किसी विशिष्ट भूमिका की अपेक्षाओं से है। इसके मूल्यों और अभिप्रेरणात्मक उन्मुखताओं को समाज की संस्कृति में एकीकृत कर लिया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भूमिका की अपेक्षा जो होती है तो इसके जो मूल्य होते हैं, अभिप्रेरणात्मक उन्मुखताएं होती हैं, ये समाज की संस्कृति में एकत्रित कर लिया जाता है, अर्थात जोड़ लिया जाता है। समाज अपनी सदस्यों से भूमिका अपेक्षाओं की दृष्टि से समान मानक निर्धारित करता है और जब सत्ता से अपनी भूमिकाओं की उन्मुखताओं को उनके अदा करने के लिए समाज के समान मानकों को आत्मसात कर लेता है तो यह कहा जाता है कि भूमिकाएं जो हैं वो संस्थागत हो गई हैं। कुल कहने का मतलब ये है कि जो भूमिकाएं होती हैं संस्थागत तभी होंगी जब वो समाज के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार बदल जाएं या परिवर्तित हो जाएं, तो उन्हीं कंडीशन में हम कहते हैं कि भूमिकाएं जो हैं वो संस्थागत हो गई हैं, अर्थात पूरे समाज के लिए सर्वमान्य हो गई हैं। सामाजिक प्रणाली के रूप में सामूहिकता की बात यदि करें तो पार्सन्स की सामूहिकता की धारणा एक सामाजिक प्रणाली के रूप में
भूमिका की अवधारणा से जुड़ी हुई है। आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि पार्सन्स ने भूमिका को कितना ज़्यादा महत्व दिया है। सामूहिकता की धारणा को सामाजिक प्रणाली की सीमा के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। तो सामूहिकता आखिर में होती कैसी है? तो किसी एक विचार या एक जाति, एक वर्ग, एक लिंग की अगर कोई क्षेत्र विशेष में हमें यूनिटी दिखती है, ग्रुप दिखता है, तो उसी को हम सामूहिकता कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रणाली की सीमा के द्वारा पहचाना जा सकता है और इससे ही यह निर्धारित होता है कि सामूहिकता की सदस्यता के दायरे में किन सदस्यों को रखा जाए और किन सदस्यों को न रखा जाए। अर्थात जो लोग समाज के नियम कानून को मानते हैं उनको रख सकते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको नहीं रख सकते हैं। यह सीमा से हमारा मतलब उन सीमाओं से है जिनकी दृष्टि से सामाजिक प्रणाली एक अलग सत्ता या इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे कि हम मान सकते हैं, परिवार मान सकते हैं, नातेदारी मान सकते हैं, तो ये अलग अलग देखेंगे तो एक सामूहिकता को निर्देशित करती है। सामूहिकता की सीमा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अलग अलग होती है। श्रेणी के समान सामूहिकता केवल समाज के सदस्यों का समूह नहीं होता है, बल्कि किसी श्रेणी का निर्धारण जो है वो आयु, लिंग, शिक्षा जैसी समान बातों के आधार पे किया जाता है। जैसे कि हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की बात करें या शिक्षित वर्ग और शिक्षित वर्ग की बात करें, तो इस तरीके से देखेंगे तो एक श्रेणी जो है वो फॉर्म हो जाती है। सामूहिकता की बहुलता की विशेषता इसके सदस्यों की एकात्मकता है। अर्थात अगर जब किसी भी समूह के सदस्य अगर यूनिटी के साथ, एकात्मकता के साथ, सॉलिडेरिटी के साथ नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे हम सामूहिकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि टालकट पार्सन्स की ये जो क्रिया की जो सामाजिक प्रणाली से संबंधित किस तरीके से कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी कौन कौन से जो इन्होंने अलग अलग भाग दिए हैं वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, विथ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और टालकट पार्सन्स का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इनके जो सामाजिक प्रकार्यांतर हैं, अर्थात जो वेरिएबल्स की बात इन्होंने की है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।